नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। देर रात कल 11 बजे के बाद ट्रांसफर लिस्ट आई 62 आईएएस अधिकारियों की। सबसे बड़ी बात, अखिल अरोड़ा पिछले लंबे समय से सरकार आने के बाद 1.5 साल से फाइनेंस का जिम्मा संभाल रहे थे। अशोक गहलोत सरकार में फाइनेंस जिनके कंधों पर था, बजट जिन्होंने बार बार तैयार किया, अब अखिल अरोड़ा बजट तैयार नहीं करेंगे। वित्त विभाग से अब उनका तबादला हो गया है। सवाल उठ रहे थे कि सरकार बदलने के बाद भी ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। इस लिस्ट के बाद कम से कम उस बदलाव की आहट दिख रही है। सीएमओ में भी काफी बदलाव है, तो डिप्टी सीएम का भी जो पूरा का पूरा मंत्रालय है, उनके विभाग हैं, उनको रीसेट कर दिया गया ऐसा लगता है। टूरिज्म से लेकर फाइनेंस, सब जगह पर अफसरों के बदलने के क्या मायने हैं और विपक्ष कुछ अफसरों पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? विपक्ष ने क्यों इस जो ट्रांसफर आईएएस की लिस्ट है इसको अलग अलग तरीके से आलोचना के घेरे में, कटघरे में खड़ा किया है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे खास मेहमानों के साथ पौरुष भारद्वाज जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, राकेश वशिष्ठ जी, वरिष्ठ पत्रकार, श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे पर प्रवक्ता भेजने से अभी मना कर दिया है। बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं है हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए। तो राकेश वशिष्ठ जी, पौरुष भारद्वाज जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े नहीं है। टीम प्लीज उनको कनेक्ट करें। तब तक राकेश जी, शुरुआत आपसे करते हैं, क्योंकि आपके यहाँ भी बड़ा बदलाव हुआ है और पूरे प्रदेश में ही बदलाव, खास करके सीएमओ, डिप्टी सीएम, सब जगह बदलाव देखने को मिल रहा है। किस तरह की चर्चाएं हैं इस ट्रांसफर लिस्ट को लेकर, राकेश वशिष्ठ जी? देखिए मीना जी, सरकार में ट्रांसफर होना एक सामान्य प्रक्रिया है। पिछले 1.5 साल से हम लोग भी चर्चा करते थे कि ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, पुराने लोग ही काम कर रहे हैं, खास तौर से वित्त विभाग को लेकर के। तो लगातार काम करते रहने से जड़ता आ जाती है काम करने में। नया विभाग मिलता है, नए तरीके होते हैं, तो उसके हिसाब से वो ठीक रहता है कि इनका समय समय पर ट्रांसफर होता रहे। इसमें ट्रांसफर होने में कोई नई बात नहीं है। विपक्ष क्यों बवाल पैदा कर रहा है, ये तो उनका काम है करने का। लेकिन 1.5 साल के दौरान एक जो सामान्य बात है जो होती है, 1.5 साल के दौरान जो भी मंत्री हैं, जैसे आपने जिक्र किया उप मुख्यमंत्री का, उनके यहाँ से काफी चेंज कर दिया। तो कई बातें ऐसी होती हैं कि कहीं तारतम्य नहीं बैठ पाता मंत्री के साथ, और इस बात की भी कोशिश होती है कि नए लोग आए तो नए तरीके से काम करें। इसकी दृष्टि से भी ट्रांसफर होते हैं। और वित्त विभाग में तो ट्रांसफर अपेक्षित था और काफी समय से मांग की जा रही थी कि पुरानी सरकार के जो ये अधिकारी हैं, ये सारे काम कर रहे हैं, इनको बदला जाना चाहिए। भरतपुर में भी काफी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। 3 प्रमुख पदों पर यहाँ से लोग स्थान ट्रांसफर हुए हैं। एक पोस्ट तो खाली थी आपकी संभागीय आयुक्त की, जहाँ टीना सोनी को लगाया गया है। तो इनके आपके जो कनिष्क कटारिया हैं, इनके फादर जब संभागीय आयुक्त थे सामरलाल वर्मा, सितंबर 2024 से, तब से ही पद खाली पड़ा था और चार्ज दिया जाता रहा था। कलेक्टर अमित यादव के पास वर्तमान में चार्ज था। अमित यादव का भी यहाँ से ट्रांसफर हुआ है। और आपके भरतपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो आयुक्त थे, उनका भी यहाँ ट्रांसफर हुआ है। ये तीन दोनों का कार्यकाल बड़ा यह प्रशंसनीय था और डेवलपमेंट के काम में इन दोनों ही बड़ी जोर शोर से लगे हुए थे। भले ही वो सांगनेर सीट से चुनाव जीते हो भजन लाल जी, लेकिन गृह जिला उनका भरतपुर ही माना जाता है और उसी हिसाब से यहाँ अधिकारियों की नियुक्ति होती है और काम किए जा रहे हैं। क्योंकि अमित यादव कुछ लंबे समय से यहाँ काम कर रहे थे और उनके काम को लेकर कोई उंगली उठाने वाली बात नहीं थी। लेकिन ये एक सामान्य प्रक्रिया है। हो सकता है उनको ये जो नई जगह दी गई हो, वो उनकी कार्य पद्धति को देख करके देख करके वो सारी दी गई हो। जहाँ तक आपके भरतपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर हैं, ये भी आईएएस है। भरतपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में काफी बड़ा फंड है और काफी जोर शोर से
इस पर काम चल रहा है भरतपुर के अंदर। मैं समझता हूँ कि कुछ शिकायतें तो उनके प्रति नहीं थी, क्योंकि सरकार उनसे संतुष्ट थी, लेकिन उनका भी कारण यही हो सकता है कि उनको या तो किसी अच्छी जगह दे दिया गया या और जगह, और नए जो है जो लगाए हैं कनिष्क कटारिया, इनके बारे में भी शोहरत ठीक है, ये किस तरह का काम करते हैं ये अब यहाँ पता लगेगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ ये तो माना जा रहा था कोई आपका संभागीय आयुक्त का नए पद पर किसी को आना, क्योंकि वैसे संभागीय आयुक्त कोई ऐसी पद नहीं है जिसके बिना कोई काम नहीं चलता हो। मुख्य पद तो कलेक्टर का ही होता है जो जिसका रहना जरूरी है। लेकिन कलेक्टर का जाना थोड़ा अजीब लगा लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से वो सक्रियता के साथ काम कर रहे थे उससे लग रहा था कि भरतपुर का डेवलपमेंट जल्दी होगा। सरकार ने कुछ सोचा होगा, उसके तहत किया होगा। नए अधिकारी आ रहे हैं, उनका पता लगेगा, क्योंकि जब तक हम नए अधिकारियों को हम नहीं परखेंगे तब तक उनकी एफिशिएंसी का हमको कैसे पता लगेगा। हो सकता है बिल्कुल कि नए सही, अधिकारी जो आ बिल्कुल रहे ठीक बात है। तो राकेश हो। जी के मुताबिक स्वाभाविक प्रक्रिया सरकारों में होती रहती है, ट्रांसफर लिस्ट आना अपेक्षित था, ट्रांसफर लिस्ट आई। अखिल अरोड़ा फाइनेंस से भी जहां भेजे गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट महकमा है। परुष भारद्वाज जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, परुष जी विपक्ष को बड़ी आपत्ति इस लिस्ट पे आ रही है, टीकाराम जूली से लेकर लोगों की जो रिएक्शन आ रहे हैं, क्या आपत्ति है परुष जी? देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा मीना जी कि इसमें जो ट्रांसफर लिस्ट जो निकल के आई है, तो इसमें जिस प्रकार से राजनीतिक हलकों में, प्रशासनिक हलकों में चर्चा है, जैसा कि शुरू से कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती आ रही है कि भाई सरकार को जो है राजनीतिक हस्तक्षेप इस सरकार में कम है, सरकार जो है अधिकारी इसको चला रहे हैं। तो वो देखिए वही चीज इसके अंदर नजर आई कि जो सीएमओ में बैठे हुए अधिकारी है, उन्होंने अपने हिसाब से जो है अपने मिलने वालों को या खुद को जो है उन्होंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया। जिस अधिकारी की जहाँ पे उपयोगिता थी तो उसको मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वहां पे जगह नहीं मिली, इसलिए हमारे नेताओं के उसमें बयान आए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि देखिए आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट 1.5 साल बाद निकली, परंतु जो टीचर्स की भर्ती, टीचर्स के जो ट्रांसफर के थी और जो दूसरे अन्य पदों पे जो प्लीज 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 ये नहीं, आपको आईएएस की लिस्ट पे क्या आपत्ति है उस पर बात करिए। उस पर आप सवाल उठा रहे हैं, वो क्या चिंताएं हैं आपकी, क्यों आपको इतना इस लिस्ट पर रिएक्शन आए, ये अगर आपको बता सकते हैं। लिस्ट पर आपका क्या सोचना है? जो लिस्ट आई है उसमें जिन विभागों में जिन अधिकारियों को तैनात किया गया है, कितनी उनकी एफिशिएंसी आपने देखी हुई, आपकी सरकार भी थी उसमें भी ये सब अधिकारी थे, अभी भी वही अधिकारी है, डिपार्टमेंट्स बदले गए हैं। देखिए मीना जी, बात इसमें ये नहीं है कि किस अधिकारी को कहाँ लगा गया, बात ये है कि इसमें सरकार का जो इकबाल है वो इसके अंदर जो है इसमें सरकार में बैठे हुए नेताओं के बजाय जो है अधिकारियों का इसमें ज्यादा हस्तक्षेप नजर आया। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में भी दबे सुर में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जिस प्रकार से चाहते थे, जहाँ पे जिनको चाहते थे उनकी भी इसमें कम चली है। भारतीय जनता पार्टी भी मुझे लगता है कि हालांकि ये चीज एक बयान के तौर पे सामने नहीं आई, नेता प्रतिपक्ष ने अपने हिसाब से बयान दिया, परंतु भारतीय जनता पार्टी में भी जो है इस पे काफी तीखी प्रतिक्रिया अंदर से हो रही है। लोगों को लग रहा है कि संगठन जिस प्रकार से चाहता था, जिन अधिकारी को जहाँ पे लगाना चाहते थे नेता भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो संगठन से जुड़े हुए लोग हो, चाहे वो विधायिका से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, मैं यही बात कहना चाहूंगा कि आपत्ति जो है वो इस बात की है कि इसमें सरकार का जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका हस्तक्षेप कम दिखा, नौकरशाही जो है उसका हस्तक्षेप इसमें ज्यादा दिखा कि लोगों ने अपने हिसाब से जो ट्रांसफर करने की लिस्ट, जो ट्रांसफर की लिस्ट बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने हिसाब से खुद को भी अच्छे पद दिए और अपने से जो उनसे जो जो चाहते थे जिन लोगों को, साथियों को सेट करना, वो चीज में आपसे बात करना चाहूंगा। श्याम जी, क्या समझ में आ रहा है आपको परुष जी की बात सुनकर? और पौरुष जी के जमाने में तबादले कैसे होते थे, विधायकों की और मंत्रियों की डिजाइन चलती थी उस वक्त। तो इस बार क्योंकि संगठन तो भाजपा का बना ही नहीं, तो कहाँ से संगठन सिफारिश करेगा। प्रदेश अध्यक्ष को तो इतना कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। अब राकेश जी ने तो अपने संभाग तक ही सीमित रहे, आगे कहीं गए नहीं। देखिएगा पूछा ही मुझसे ये था, मुझसे पूछा ही केवल संभाग के बारे में गया था। नहीं, खैर आप वरिष्ठ हो, आप पूरे प्रदेश के नहीं, बारे वो में बात बता सही है, दीजिए। लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी सीमा से बाहर ना निकलूं और उसी टॉपिक पर ही कहूँ। कहने को तो बहुत सी बातें थी कि कह सकता था, क्योंकि 1.5 साल के दौरान मैंने काफी कुछ यहाँ सीखा है आप जैसे लोगों से, तो इसलिए मैं नहीं, कोशिश करता हूँ मैं तो कि आपसे जो मुझे सीखता सवाल हूँ। किया गया उसी का जवाब दूं। देखिए राकेश जी, जिस प्रकार से भरतपुर संभाग में परिवर्तन किया है, अब आप देखिएगा कि आपके यहाँ कलेक्टर
किस जाति का लगाया है, दौसा संभाल चुका है और सीकर संभाल चुका है, तो अनुभवी है, ठीक व्यक्ति है। क्योंकि जिस प्रकार से आपने बेसला वाला आंदोलन में आपके कलेक्टर फेल हो गए, और कलेक्टर देखिएगा समय रहते हुए राहुल प्रकाश अगर नहीं करता तो आज स्थिति खराब हो जाती, इसलिए कलेक्टर को हटाया जाना उचित है वहां से, क्योंकि उसको संभालने में नहीं आ पाया। अब देखिए नए संभागीय आयुक्त लगाएंगे, संभागीय आयुक्त ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से आपने भी देखा कि जो मुख्यमंत्री के यहाँ काम कर रहे थे उन अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जो परिवर्तन हुआ। सुबोध अग्रवाल को तो क्योंकि देखिएगा उसको तो बहुत ज्यादा अच्छा पद दिया नहीं है, उसको तो जो विभाग बंद होने जा रहा है वो दिया है, राजस्थान वित्त निगम, उसमें तो कुछ है नहीं, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में महेश जोशी के साथ चर्चित रहे। अब देखिए बार बार आ रहा है कि अखिल अरोड़ा को हटा करके आपने जलदाय विभाग दिया है, तो जलदाय विभाग में एक बड़ी राशि केंद्र के माध्यम से आई, क्योंकि आपने देखा कि जल जीवन मिशन का कामकाज जो समय रहते हुए पूरा नहीं हो पाया था, और भ्रष्टाचार के मामले में पूरा विभाग जिस तरह से भी है, और अब मौजूदा मंत्री कामकाज जिस तरह से होना चाहिए नहीं हो पा रहा, इसलिए जिस अधिकारी को लगाया वो फाइनेंस से और ठीक ठाक अधिकारी है, जो कि वहां पर काम करने का बहुत बड़ा बजट बड़ा है वहां पर, उस बजट को खर्च करना भी जरूरी है, और समय रहते हुए जिस प्रकार से गड़बड़ियां हुई उससे बचते हुए किस प्रकार से निगम में किया जाए। अब मैं देख रहा पोरस भारद्वाज जी कह रहे थे कि प्रतिपक्ष के नेता, भाई आपके जमाने में तो बहुत कुछ होता था, अब इस तबादला सूची में यदि मुख्यमंत्री के अनुसार अगर तबादले नहीं होंगे, देखिए पूर्व अब आपने डिप्टी सीएम के बारे में सही कहा कि कुलदीप राका, जो कि देखिएगा मुख्यमंत्री जी के पूर्व के एसीएस रहे हैं, वो अब उनको लगाया है उच्च शिक्षा और तकनीकी में। इससे पहले तकनीकी और उच्च शिक्षा में ठीक ठाक स्थिति नहीं थी, ये बात सही है। मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारियों को लगा करके संदेश क्या देते हैं, और देखिएगा पर्यटन की जगह उनको स्वास्थ्य विभाग दीजिए, उनको तो बड़ा विभाग मिल गया। वो तो पर्यटन में रवि जैन तो छोटे से विभाग में थे, अब आप आज बड़ा विभाग मिला, और बड़े विभाग में गैलेरिया को देखिएगा वित्त विभाग दे दिया है। तो जिस प्रकार से कुछ, और आप अभी देख रहे थे अजिताभ को फिर वापस से देखिएगा कि नया विभाग देकर के उनको अलग तरह से बात की है कि पहले रिको विको था, रिको विको हटा करके उधर दे दिया। तो मुख्यमंत्री के जो विश्वास पात्र लोग थे, अभी जनसंपर्क का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है, अभी भी 21 विभाग अतिरिक्त चल रहे हैं। अभी झुंझुनू कलेक्टर अभी आज लगाया, कल नहीं लगाया था। 62 में झुंझुनू कलेक्टर थे, झुंझुनू कलेक्टर अभी लगाया, और एसपी भी बाकी है वहां पे। देखिए जिस प्रकार से प्रशासनिक दृष्टि से कह रहे हैं कि राजनीतिक फेरबदल नहीं चला है इसमें, राजनीतिक आपको पुरुष जी किसी ने बताया है क्या अंदर से आकर के कि हमने किसी की डिमांड की, उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई, 11 कलेक्टर बदले गए, तो देखिएगा निश्चित तौर पर राजनीतिक फैसले तो हुए होंगे, जब भी तो 11 कलेक्टर बदले, तो 11 कलेक्टर बदलने की जरूरत ही क्या पड़ रही थी, संभागीय आयुक्त बदलने की बात आ गई, सारी बातें हुई है। तो जिस प्रकार का माहौल, और अब कांग्रेस के अब क्या वो प्रतिपक्ष के नेता ने किसी की सिफारिश की, वो नहीं मानी मुख्यमंत्री जी ने, या गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कोई सिफारिश की नहीं मानी, तो पड़ोस जी आपका अधिकार बनता है कि आप कहो कि हमारे अनुसार तो कुछ करो कम से कम। अब सीकर में जिस प्रकार की नई स्थितियां करना चाहे, सीकर में कलेक्टर को नहीं बताया गया, सीकर में कलेक्टर वो ही मौजूद है। अब आप देखिएगा जिस प्रकार से अभी तक तो तबादला सूची और आना ही बाकी है, क्योंकि देखिए आरएएस से आईएएस बनेंगे जो अभी करीब आ रहे हैं, और अदर सर्विसेज के आएंगे, उनको भी अब 30 जून को एक सूची, 30 जून के बाद एक सूची और आएगी, और उसके बाद आईपीएस की तो आनी बाकी है, क्योंकि अभी तक डीजी का फैसला होना बाकी है, 30 तारीख तक डीजी का कार्यकाल है। तो अब ये बात सही है कि बहुत दिन से इंतजार हो रहा था कि आईएएस, अब जैसे कि कुंजीलाल मीणा जी का संन्यास खत्म करके के उनको मेन स्ट्रीम में लाया गया, पहले उससे करोड़ीलाल मीणा तो चाहते नहीं थे कि वो आए, वो किसी भी विभाग में आए तो सही छोड़ अभी भी किरोड़ी मीणा के नाराजगी जो है कुंजीलाल मीणा को लेकर वो अभी भी दिख रही है, लेकिन श्याम सुंदर शर्मा जी अभी भी उनको कोई बहुत अच्छा मंत्रालय नहीं दिया गया है। नहीं, मीना जी मेरा कहना है एसीएस अगर वो खुद की जाति का भला कर लेगा, क्योंकि देखिए जनजाति विभाग तो उनके पास है, वो जनजाति से तो उनको विभाग मिला है,
अब कम से कम अब ये तो हो गया कि करोड़ीलाल मीणा नहीं चाहते थे कि वो मेन स्ट्रीम में आए। देखिए जनजाति विभाग हो चाहे कोई सा विभाग हो, एसीएस तो कहलाएगा ना वो। पहले तो इंदिरा बिल्कुल गांधी नहर में क्या रहता था, अब देखिए निश्चित रूप से कुछ बिल्कुल बदलाव और आएगा। अभी बदलाव बहुत सारे, देखिए जी पीडब्ल्यूडी में बदल जी दिया, जी। सब कुछ बदल दिया। मैं तो ये वापस आती हूँ आपके पास। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं श्याम जी। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, आप इस पूरी लिस्ट को देखने के बाद क्या समझ पा रहे हैं? क्योंकि जब भी कोई नई लिस्ट आती है बहुत सारे सवाल होते हैं, ये किसने बनाई, मुख्यमंत्री की कितनी चली, सीएस की कितनी चली, शिखर अग्रवाल की कितनी चली। बात ये कि आलोक गुप्ता को सीएमओ से क्यों इंडस्ट्री भेजा गया, ये एक सवाल उठता है कि भाई वो सीएमओ में थे और वहां से उन्हें क्यों हटाया गया, डिप्टी सीएम के इतने सारे लोग क्यों बदले गए। तो क्या क्या समझ में आ रही है पूरी तस्वीर आपको डॉक्टर मुनेश अरोड़ा? मीना जी, सबसे बड़ी बात है जो आलोक गुप्ता को हटाना या डिप्टी सीएमओ से हटाना और अखिल अरोड़ा को हटाना। मीना जी, आप उठा के पिछले 1.5 साल के पेपर समाचार देख लीजिए, लगातार एक बात आ रही है निकल के कि जो सरकार है वो काम नहीं कर सक रही, प्रशासनिक अधिकारी सीएस काम कर रहे हैं, जनता से मंत्रियों का इंटरेक्शन नहीं है, अधिकारी जनता के बीच में जा नहीं रहे, काम नहीं हो रहा, जनता की आवाज पहुंच नहीं रही और जनता की आवाज पर काम नहीं हो रहा। तो ये जो जिम्मेदारी किस पे आएगी? भजनलाल जी उनका मंत्रिमंडल तो सब नहीं करेगा, करना तो इन अधिकारियों को ही है, कोई और अधिकारी तो करेगा नहीं। अधिकारी तो वो क्या वही है, 250-300 तो आईएएस है और 265 के आसपास बाकी आरएएस है, करना तो इन्हीं को ही है। आपको ए जगह बताओ, बी जगह बताओ, सी जगह बताओ, काम तो इन्हीं से लेना है। मीना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के प्रति जनता के विचार अच्छे हों, उस चीज को लाने के लिए भजनलाल सरकार ने ये कोशिश की है कि देखिए वित्त विभाग को लेकर के आपका बहुत लंबे समय से ये आरोप रहा कि वित्त विभाग अकेले के पास है। अशोक गहलोत के टाइम भी वो थे तो उनको हटा दिया गया। एक जो बड़ी स्टिग्मा था उस स्टिग्मा को दूर किया गया। किरोड़े मीना की भाई साहब ने सारी बात बताई थी। अजिताभ शर्मा को लेकर भी बात हो गई, उन्होंने बताया कि वो वहां से यहाँ है। मीना जी, सबसे बड़ी बात है प्रशासन के अंदर, अब जैसे हम मेवाड़ की, भाई साहब ने भरतपुर की बात की तो मैं मेवाड़ को बता दूं, मेवाड़ में सिर्फ 3 ही अधिकारी बदले गए। एक नगर निगम आयुक्त में अभिषेक खन्ना आया, उनके जगह रमावतार जी को अजमेर भेजा गया। एक हसीजा जी को राजसमंद का कलेक्टर बनाया गया, उसकी जगह जो माल मुकुंद अवसावा है वो बाहर गए हैं यहाँ से। और तीसरा स्वामी को लेकर आया, कन्हैयालाल स्वामी को, जो टीएडी के साथ साथ देवस्थान आयुक्त का काम भी देखेंगे। तो मीना जी, ये जो स्थिति है ना, ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उनकी नहीं चल रही, चल वही अधिकारियों की रही है। और मीना जी, अभी तो खैर अभी तो आईएएस की 62 की लिस्ट आई है, जब आरएएस की लिस्ट आएगी, आईपीएस की लिस्ट आएंगी, जब तमाशा खुलेगा। किस तरह से हालात है मीना जी, हालात ये है कि जो अधिकारी जिस क्षेत्र में रहना चाहता है ना, वो उस क्षेत्र से बाहर ही नहीं जा रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये कहा जाने लगा है कि ये मेवाड़ का अधिकारी है, ये जोधपुर का अधिकारी है, ये भरतपुर का। अपना ऑडियो बंद कर लीजिए प्लीज, पीछे से बहुत नॉइज आ रही है। बाकी सभी लोग डॉक्टर मुनेश अरोड़ा के अलावा, तो बाकी लोगों के ऊपर ये आरोप आ रहे हैं अधिकारियों के ऊपर कि वो अपने जो एरिया है उसको छोड़कर जाना नहीं चाहते। कई अधिकारी तो लगे ही एक ही जोन में थे और रिटायर भी उसी जोन से हो गए। तो ये मीना जी बात बहुत गलत है। और दूसरा मीना जी, एक चीज और बता दूं मैं, हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है मगर फिर भी रिलेटेड है। अभी आजकल गवर्नमेंट ने ऑनलाइन सब परिपाटी कर दी है राजकाज के थ्रू। आपको पता है ऑनलाइन सारा काम हो रहा है, चाहे आरजीएचएस का हो चाहे इसका हो। सबसे बड़ी बात है मीना जी, जो आरजीएचएस और पे जो काम, मतलब ये जो राजकाज पे जो काम हो रहा है वो नेट ही नहीं चलता लोगों का जी जी, कैसे होगा? तो अधिकारियों की परफॉर्मेंस कहां से आएगी? जो फाइल 6 मिनट में निपटनी चाहिए थी
वो 3-3 4-4 घंटे नहीं निपट रही। बिल्कुल। और परफॉर्मेंस के तो ऊपर जो बात आ रही है अधिकारियों की, वो इस कारण ये भी है। फील्ड में परफॉर्मेंस एक अलग चीज है, फाइल का जी डिस्पोज ऑफ परफॉर्मेंस एक अलग चीज है। मीना जी, जी सबसे बड़ी बात जो मेरे नेताओं से बात होती है, जो विधायकों से बात होती है, जो सांसदों से बात होती है, वो घुटे शब्दों में ये बात कहते हैं, दबे शब्दों में ये बात करते हैं कि अधिकारी काम नहीं करते। कितने भी डिजायर्स दे दो इनको, कितना भी बता दो, करते वो ही है जो उनको करना है। जी जी जिस तरह से अधिकारियों की मनोवृत्ति है काम के प्रति, जिस तरह से उनको, और मीना जी अब मैं बहुत सी बातें नहीं बोल सकता, मगर स्थिति ये है कि अधिकारियों पे आरोप इतने ज्यादा लगते हैं जिनको संरक्षण ऊपर से प्राप्त होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है, ये बात है। हमारे साथ जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, उसमें नानाऊ है, उनका कहना है कि हनुमानगढ़ के कलेक्टर का तबादला सही हुआ है। इनके कलेक्टर बनने का किसानों के साथ बहुत बुरा हुआ था। फसल बीमा योजना का किसानों को नहीं मिल रहा था कुछ भी। कानाराम जी किसान के बेटे होते हुए भी किसान हितैषी नहीं है। एक हनुमानगढ़ जाट को लेकर भी सवाल उठाया है कि उन पर इतने आरोप लगे थे और अब उन्हें ही मुखिया बना दिया गया जांच विभाग का। परुष भागवत जी, एक लाइन में पूरी कर लो, एक लाइन में पूरी कर लो मीना जी। हालांकि अपन ये देखते हैं कि अधिकारियों को हर साल अपनी प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन करना पड़ता है, ये मैंडेटरी है, सरकार की तरफ से मैंडेटरी कि हर अधिकारी अपनी जो भी इनकम है और जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसको डिक्लेयर करेगा। मगर जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जनता लगा रही है और लोग लगा रहे हैं, उसकी कल्पना किया आपने कभी मीना जी? ये जो छवि है ना, इसको सुधारने की जरूरत है मीना जी। ट्रांसफर लिस्ट से आप एक कॉकस बनाकर नहीं चल सकते। नहीं, दो इम्पोर्टेंट बात आपने कही डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। एक तो ये कि विधायकों की शिकायत है कि उनके काम नहीं हो रहे हैं और अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, और दूसरा कि ये जो अधिकारियों की जो लिस्ट है और बड़े ब्यूरोक्रेसी के जो चेहरे हैं, नाम है, उनमें भी जो ट्रांसफर में अधिकारियों की आपस में सांठगांठ, यानी कि अगर शिखर अग्रवाल के लेवल पर ये ट्रांसफर हुए हैं तो उनके चहेतों को जगह मिली और उन्हीं। लेकिन एक और बात सामने आ रही है, पौरुष भारद्वाज जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले श्याम जी आपके पास आ रही हूँ। एक और बात आ रही है कि भाई सीएमओ से आलोक गुप्ता का इंडस्ट्री में जाने का मतलब कि इंडस्ट्री भी मुख्यमंत्री के जो विश्वास परस्त लोग हैं, विश्वास जिन पर है, उन लोगों के हाथ में इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स भी चले गए हैं। सीधा सीधा अधिकारी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे। हमें जो अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे ने जिस परंपरा को शुरू किया और केंद्र में नरेंद्र मोदी ने डिसेंट्रलाइजेशन को बंद कर दिया, दरअसल मंत्री लोग काम नहीं करें, मुख्यमंत्री को सीधे अधिकारी रिपोर्ट करें। केंद्र में भी इस तरह की चर्चाएं हैं और राज्य में भी इस तरह की चर्चाएं। भजन लाल शर्मा ने बहुत जल्दी इस संस्कृति को अडॉप्ट कर लिया, श्याम सुंदर शर्मा जी। और क्या आलोक गुप्ता का वहां इंडस्ट्री में जाना इसी बात का संकेत है, या डिप्टी सीएम के लोगों का बदलना भी इसी बात का संकेत है? मीना जी, जब मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि निवेशक फोन नहीं उठा रहे, अब अजिताभ को पूरा का पूरा जिम्मा दे रखा था, वो जिस तरह से कामकाज करना चाहिए था कामकाज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको रिको में जो प्रवृत्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही थी। प्रवृत्तियां चेंज करने के लिए आलोक को लगाने का मतलब है कि मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में अब जो अब कॉरिडोर बन रहा है, सारा बन रहा है, बहुत कुछ दिया है उनको। इसलिए प्रकृति में काम देखिए, बदलाव में निश्चित तौर पर आने के बाद नया विभाग मिलता है तो कामकाज में बदलाव आता है, इसमें दो राय नहीं। क्योंकि पुराना हो जाने के बाद ढर्रा फिर वैसे ही चलता रहता है। अब देखिएगा, जिस प्रकार आनंद कुमार को पूरा गृह विभाग सब कुछ दे रखा था, अब उनको वन विभाग तक सीमित कर दिया, छोटा कर दिया ना उनको। अब अखिल अरोड़ा जैसे व्यक्ति को अब जिम्मेदारी देने का मतलब है कि देखिएगा, बड़ा पैसा भी है और वहां पे स्वच्छ छवि भी रखनी है आपको। तो ये बदलाव आया है जिस प्रकार से अब अजिताभ को ऊर्जा विभाग दिया है। अब देखिए, और ऊर्जा विभाग के साथ साथ देखिएगा वहां पर सीएम ने अपना व्यक्ति भी लगा दिया। और जिस प्रकार से अभी भी अतिरिक्त चार्ज देने का मतलब है कि एक लिस्ट और आएगी बड़ी, और 30 जून के बाद आएगी।
और आईपीएस की तो अभी आई नहीं है, आईपीएस की तो आना बाकी है। अब देखिएगा, हर एक विधायक की सिफारिश मान करके तबादले किए जाएंगे, तो फिर देखिएगा कि काम चलता नहीं। बिल्कुल। सक्षम है, और देखिएगा अगर आपके सामने जगदीप धनखड़ जी अगर किसी की सिफारिश करते हैं तो सिफारिश मानी जाती, कौन माना? ओम बिरला किसी की सिफारिश करेगा तो माना करेगा कि कोई बड़े नेता, बड़े स्तर के गजेंद्र सिंह शेखावत किसी की सिफारिश करेंगे तो मानी जाती है। अब ये वो क्या है, अपने संभाग में अच्छे अधिकारियों को लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई अच्छे अधिकारी लगेंगे। अब ये बात सही है कि आरएएस अधिकारियों में तो कैडर बन गया था कि ये अजमेर कैडर का है, ये भीलवाड़ा उदयपुर कैडर का है, ये अलग अलग तरह का, ये पूरी राजस्थान में अलग अलग तरह का वो वही घूमते रहते थे अधिकारी। आरएएस में तो चलता है, आईएएस में तो ऐसा नहीं चलता था। आईएएस में तो देखिएगा पूरा राजस्थान देखना होता, लेकिन लंबे समय के बाद तबादला सूची आई है। तबादला सूची में देखिएगा, आपने सही कहा हनुमान माल ढाका जो कि देखिए दूदू के कलेक्टर थे और भ्रष्टाचार में वो पकड़े गए थे। अब उन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए उनको निदेशक बना दिया। अब बताइए, ऐसे व्यक्ति को तो कम से कम प्रशासनिक जांच से दूर रखना चाहिए था, जब खुद ही भ्रष्टाचार के आदि। अब वो सब भ्रष्टाचार वालों के खिलाफ जांच करेंगे और रोकेंगे, तो ये देखिए इसमें थोड़ा निश्चित रूप से उनको और कहीं कहीं भी लगा, क्योंकि आपको तो वहां से बहाल करना पड़ गया। केंद्र करता है फैसले, राजस्थान सरकार उनके मामले में जांच कराना चाहती है, जांच करने नहीं देता। वहाँ आईएएस लोग इतनी हावी है कि वो परमिशन ही नहीं देते इनको, और वो बहाल हो के सारे देखिए आईपीएस थे वो भी आ गए सारे बहाल होकर के। तो मुख्यमंत्री जी ने एक बदलाव इसलिए किया है कि भाई कुछ डिप्टी सीएम बहुत सारे फैसले ऐसे करने लग गए थे जो मुख्यमंत्री जी के अनुरूप नहीं हो पा रहे थे, और उसके जी। फैसले आने वाले समय में एक चर्चा का विषय बन रहे थे। और जो प्रतिपक्ष बार बार आरोप कई बार लगा देता था, वो आरोप कम से कम अब आगे नहीं लगे, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री के यहाँ जो प्रिंसिपल जो एसीएस होता है उसकी विचार विमर्श चलता है, और चीफ सेक्रेटरी का भी। इसमें ऐसा नहीं चीफ सेक्रेटरी को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा हो। चीफ सेक्रेटरी के कारण ही झुंझुनू का कलेक्टर हटाया गया, नहीं झुंझुनू का कलेक्टर क्यों हटाते? आपने सही बात कहा कि देखिएगा मुख्यमंत्री जी ने इस तबादला 17 महीने के बाद मुख्यमंत्री जी को राजस्थान की नॉलेज हो गई है, पहले तो नहीं थी, अब तो हो गई है। तो उसके अनुरूप उन्होंने बदलाव किया। अब देखिएगा भरतपुर में कलेक्टर मुस्लिम लगाने की क्या जरूरत पड़ी? अब राकेश जी को पता है कि वहाँ परिस्थितियां बिल्कुल अलग तरह की बन रखी है, इसलिए वहां पर। और देखिए ये मुस्लिम तो है, लेकिन ये काम काज ठीक ठाक करता है। मुझे लगा कि भरत कोटा जो दौसा कलेक्टर का अच्छा कामकाज किया, और या उससे पहले सीकर कलेक्टर रहे तो भी अच्छा कामकाज करने में ठीक ठाक है, इसलिए इस व्यक्ति को वहां लगाया। और कनिष्ठ जो है, अभी देखिए सावरलाल जी का जो बेटा है, वो पहली बार प्राधिकरण तो अभी बना ही है ना भरतपुर का। तो और भरतपुर का प्राधिकरण बनने के साथ अगर ठीक ठाक अधिकारी आईएएस को नहीं लगाओगे तो वहाँ कामकाज नहीं होगा ठीक ठाक। तो इसलिए निश्चित जी। रूप से कहते हैं ना कि सांगानेर के विधायक होने के बावजूद भी भरतपुर को बहुत कुछ मुट्ठी भर के देते हैं क्योंकि उनका जिला है। अब हमारे को भी मुट्ठी भर के कितना मिलता है तो हम भी जानते हैं, इसलिए निश्चित जी रूप से जी, परेश भारद्वाज जी आपके पास आ रही हूँ मैं। श्याम सुंदर शर्मा जी की भावनाएं अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री से बार बार आ जाती हैं, जो आनी भी चाहिए। अपने विधानसभा के लिए इतनी चिंता तो होनी ही चाहिए। लेकिन परेश भारद्वाज जी, जो श्याम जी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने और ज्यादा अपने आप को मजबूत इस ट्रांसफर लिस्ट से किया है, और आप कह रहे हैं कि अधिकारियों की चल रही है। देखिए मीना जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जैसा कि अभी मुनेश जी भी कह रहे थे और श्याम जी भाई साहब भी कह रहे थे और आपने भी बीच में कहा कि ये प्रवृत्ति जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है कि हम लोग जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के बजाय केंद्रीकरण कर रहे हैं। और देखिए जैसा कि अभी बात चल रही थी कि जो डिप्टी सीएम थे उनके जो अधिकारी थे उनको हटाया गया, या फिर जैसे श्याम सुंदर जी भाई साहब ने कहा कि भाई विधायकों के कहने से कौन आईएएस लगाने के लिए बैठा है, जबकि दिल्ली से जो है लोकसभा अध्यक्ष का फोन आ जाए या फिर किसी बड़े मंत्री का फोन आ जाए तो 1 मिनट में ट्रांसफर हो जाता है। तो मैं इसी बात को कहना चाहूंगा कि देखिए हमने जो बात की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मजबूरी है कि वो खुल के इस बात को नहीं कह रहे, परंतु अंदर आप भारतीय जनता पार्टी के शायद यहाँ पे प्रवक्ता होते तो वो भी इस बात को स्वीकार नहीं करते। परंतु निश्चित तौर पर आप पत्रकार लोग हैं तो आप तो नब्ज पहचानते हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में भी देखिए बहुत बड़ा आक्रोश है इस बात का
मतलब मंत्रियों तक को अपने जिन आईएएस लोगों से शिकायत थी मुख्यमंत्री जी को, तो उसके अनुरूप जो है यहाँ पे ट्रांसफर लिस्ट का कहीं पर भी समावेश नहीं नजर आया। मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों में आश्वासन दिया था भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को कि भाई कब लिस्ट निकलेगी तो उसका ट्रांसफर किया जाएगा। तो जैसा कि देखिए अभी एक दो लोग हैं, जैसे ढाका जी वाला मामला है, तो आप देखिए अब श्याम सुंदर जी भाई साहब कह रहे थे कि भाई केंद्रीय लॉबी इतनी मजबूत है कि वो आगे जांच को बढ़ने नहीं देती। जिस आदमी पे करप्शन का आरोप है उसी को आपने करप्शन की जांच करने वाला विभाग दे दिया। तो अब जब डबल इंजन की सरकार है और उसी स्थिति में अगर हम ये लोग नहीं कर पा रहे तो फिर इसका इलाज कौन करेगा? श्याम सुंदर जी भाई साहब बताओ। तो इलाज तो सरकार ही करेगी ना, अगर आईएएस लोग इतनी मजबूत है कि वो गलत फैसले ले रही है या फिर गलत कार्रवाई के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दे रही। तो अगर ऐसी बहुमत वाली सरकारों के बावजूद जो स्टेट में बहुमत की सरकार, सेंट्रल बहुमत की सरकार, अगर ये लोग नहीं ले पाएंगे तो फिर हम किसके भरोसे व्यवस्था को छोड़ेंगे? इसीलिए हम लोग जो है बार बार आरोप लगाते हैं कि अधिकारी सरकार से चला रहे हैं। जी राकेश जी, इस तरह के फैसले जब होते हैं तो सरकार की छवि पर क्या फर्क पड़ता है कि मतलब इतना बड़ा आपके पास ब्यूरोक्रेसी की टीम है, आप किसी और को दे देते, जो आरोपों के घेरे में उसी को देकर आपने विपक्ष को मौका दे दिया बोलने का। देखिए मीना जी, जब इस तरह की कार्य होते हैं प्रशासनिक फेरबदल में, तो कुछ ना कुछ तो कमियां हो जा सकती है। मैं कोई श्याम सुंदर जी की बात से नाइतफाकी नहीं कर रहा, होता है, और अगर सजग रहते तो शायद इससे बचा जा सकता था, कोई कारण रहे होंगे। वैसे यह पोस्ट अच्छी पोस्टों में नहीं मानी जाती, क्योंकि इस बात का भी माना जाता है कि अच्छी पोस्ट और खराब पोस्ट, अब जो अच्छे एफिशिएंट अफसर हैं उनको अच्छी पोस्टें मिलती हैं। अब आपका एक उदाहरण सुबोध अग्रवाल जी का ले लो, श्याम सुंदर जी खूब जानते हैं, मैं भी खूब जानता हूँ उनकी कार्यप्रणाली कैसी रही है। अब उनको आरएफसी का बना दिया, जैसे ठीक है बना दिया, अब क्या करेंगे? लेकिन वो एक बात अलग है, उनको तालाब के किनारे बैठा दो तो मछलियां गिनने भी कर लेते हैं करके, लेकिन वो चलो ठीक है, ये हर बात है। लेकिन मैं जहाँ तक, अब श्याम सुंदर जी ने भरतपुर की बात करी, भरतपुर में जो दोनों अधिकारी खासतौर से कलेक्टर और बीडीए का जो कमिश्नर जो लगाए गए, टोटली एफिशिएंसी के आधार पर और कार्य में त्वरित गति लाने के लिए लाए गए। अमित यादव जी के बारे में कोई शिकायतें नहीं थी, श्याम सुंदर जी का सोचना हो सकता है, लेकिन उसमें गुर्जर आंदोलन को समेटने में जवाहर सिंह बेडम का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। शायद श्याम सुंदर जी आपको तो जानकारी होगी, अब जवाहर सिंह बेडम खुद बैसला का प्रोडक्ट था, किरोड़ीलाल बैसला के प्रोडक्ट थे, और उन्हीं के कहने पर ही इनको ने आपका वो देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था। और उनके उस क्षेत्र में, बयाना क्षेत्र में काफी पैठ है, तो ससुराल भी है और एक नए गुजर नेता के रूप में इलाके में बने, तो उनका भी काफी योगदान था। और आपका आईजी का तो योगदान था ही था, राहुल प्रकाश का। लेकिन प्रशासन की दृष्टि से देखें तो प्रशासन, चाहे राहुल प्रकाश हो चाहे वो कलेक्टर हो, तो वो काम है तो प्रशासन का ही काम। आपका जो पहले आंदोलन जब हुआ था, जब टी रविकांत को हटाया था, रविकांत बड़े सख्त अफसर थे, बड़े ईमानदार अफसर थे, तो उन्होंने, उनके टाइम में फायरिंग हुई थी, कई लोग मारे भी गए थे, लेकिन उनको हटना इस कारण पड़ा क्योंकि वसुंधरा ने को कहा कि या तो आप ही रोक ही लेते इनको, अगर आप रोक नहीं पाए तो इतने आदमियों को मार नहीं चाहिए। तो इस तरह की बातें जब होती है, एक्शन होते हैं, तो इस तरह की बातें होती हैं। यहाँ आपका जो कलेक्टर जो लगाया गया है कमर उल जमान चौधरी, तो वो कोई जातिगत आधार या धार्मिक आधार पर नहीं लगाया गया, वो उनकी एफिशिएंसी के आधार पर है। उनका पूर्व कार्यकाल अच्छा रहा है, जहाँ पे भी वो रहे हैं उन्होंने ठीक अपनी एफिशिएंसी देखी है। कनिष्ठ कटारिया का भी स्थिति यही है, तो संभागीय आयुक्त का तो कोई ज्यादा रोल रहता नहीं, वो तो अभी भी वहां से कुछ दिन पहले ही दिल्ली से आई है 7 साल के काट करके, इसके बाद आई है। लेकिन मुख्यमंत्री का जो इरादा है भरतपुर के अंदर, जो उनका अलॉटमेंट है पैसे का, जो विकास कार्य वो कराना चाहते हैं, उनमें और तेज गति लाना चाहते हैं और इस बात को करना चाहते हैं कि ये काम जल्दी उन्हें समय सीमा के अंदर हो। तो मैं नहीं समझ पा रहा, अब जहां तक विरोधियों का काम है वो तो करेंगे चाहे हर सक। एक बात और बड़ी बात आई, ये बात बिल्कुल सही है, श्याम सुंदर जी कह रहे हैं कि हर एमएलए की नहीं चलती आईएएस। जो इलाके का जो बिल्कुल मजबूत आदमी होता है, राजनीतिक रूप से जिसकी होते हैं, केवल उन्हीं के कहने पर ही आरएस और आईएएस लगते हैं। हर एमएलए के हिसाब से अगर लगने लग जाएं तो कभी भी नहीं रहा, किसी भी राज्य में नहीं रहा कि किसी एमएलए के कहने पर कोई लगा हो। तो एक उनको मुख्यमंत्री को बड़ा तालमेल करके करने की जरूरत होती है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री के ऊपर ये बात कही जा रही है लिस्ट को लेकर के केंद्रीकृत किया। आप निश्चित मानिए मीना जी
जो भाजपा की राजस्थान की जो सरकार है उसमें मुख्यमंत्री केंद्रीकृत कम से कम इस टेन्योर में तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो अभी अपने आप को जमाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे सेंट्रल में ये मैसेज जाए कि उनके काम करने का तरीका थोड़ा डिफेक्टिव है, और इस कारण से सारी बात है। हाँ, अगले समय भविष्य की तो नहीं कह सकता, लेकिन अब तक के समय के अनुसार वो सारा काम संगठन के वो संघ के आधार पर और लोगों को विचार विमर्श करने के बाद ही सारा काम कर रहे हैं, और उनका उद्देश्य अभी तक तो बिल्कुल बेलाग है। और आगे का तो क्या कह सकते हैं किसी आदमी के बारे में, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कोई काम नहीं है जिससे लगे कि उनके ऊपर उंगली उठाने की कोई बात है, और बड़ी ईमानदारी से और बड़ी दृढ़ शक्ति के साथ वो सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, मैं वापस आना चाहती थी लेकिन समय की कमी है। इस वक्त जो तस्वीर आप सबसे चर्चा के बाद समझ में आ रही है वो ये कि ब्यूरोक्रेसी में बदलाव स्वाभाविक है, जरूरी था, और मुख्यमंत्री और शिखर अग्रवाल और सीएस जो हैं सुधांशु पंत, इन तीनों ने मिलकर जिस तरह से इस लिस्ट को तैयार करने में सबकी अपनी अपनी भूमिका है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जो राजस्थान की भजनलाल सरकार है उसके लिए जो एक नैरेटिव बन रहा है कि काम नहीं हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को उस पर ध्यान देना होगा। इस बदलाव के बाद सरकार ये प्रयास करती नजर आए कि हाँ अब लोगों के काम होने शुरू हो गए, क्योंकि 1.5 साल बाद भी अगर नैरेटिव ये बने कि काम नहीं हो रहे तो किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं है। इस ट्रांसफर लिस्ट के बाद वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की एफिशिएंसी से काम की रफ्तार राजस्थान में बढ़ेगी, यही अपेक्षा की जानी चाहिए। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।